नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में जिसमें हमने ईंट, मनके और अस्थियां में पहला लेक्चर हमने देखा है और इस पहले लेक्चर में हमने 3 टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आप देख लेंगे तभी आपको ये लेक्चर एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने परिचय के बारे में देखा था कि ईंट, मनके और अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसका क्या परिचय था, इसके बारे में हमने देखा था। और इसके जो प्रमुख स्थान थे उसके बारे में देखा, सभ्यता का आकार कैसा था और सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसमें भवन निर्माण किया कैसे थे, जल निकासी की व्यवस्था कैसे थी और बाउंड्री वाल किस प्रकार से थे, इसको हमने देख लिया है। और इसके बाद हमने जीवन निर्वाह के जो प्रमुख साधन थे जिसमें कृषि और व्यापार था, इसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तो ब्रिक्स, वेट्स एंड बोन्स। इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल, ये सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? ये दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा इसको सन 1921 में खोजा गया था। उसके बाद दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और ये स्थल सन 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी द्वारा। राखाल दास बनर्जी द्वारा। तो ये 2 स्थल खोजे गए थे। और हड़प्पा, हड़प्पा जो हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब अधिकतर जो स्थान थे, जो सभ्यताएं खोजी गई हैं, उनमें अधिकतर स्थान हमारे सिंधु नदी के किनारे देखने को मिले हैं। सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको खोजने के पीछे एक बड़ा हाथ था जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने भी इस सभ्यता की खोज में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। अगर टाइम पीरियड की बात कर लें तो इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3 चरणों में बटा हुआ है। इसका जो समय काल है, इस सभ्यता का जो समय काल है, समय काल इसको 3 चरणों में बांटा गया है। 3 चरण इसके कौन कौन से हैं? इसके 3 चरण है। पहला है प्रारंभिक चरण, जिसको हम लोग इनिशियल एज बोलते हैं। और दूसरा इसका है जो उच्चतम चरण था, उच्चतम चरण। यहाँ पर सभ्यता जो है अपने एकदम चरम पर थी, और इसी को हम लोग परिपक्व चरण भी बोलते हैं। परिपक्व चरण, अगर पेपर में आता है परिपक्व चरण या उच्चतम चरण, तो ये हमारा सेकंड एज, इसका जो है फेज होगा, चरण होगा। और तीसरा जो चरण है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रारंभिक चरण है, इसका टाइम पीरियड सन नहीं इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 6000 बीसी से लेकर हमारा लगभग 2600 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है वो प्रारंभिक चरण का है। इसके अलावा जो परिपक्व चरण है वो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक, 1900 बीसी तक ये इसका परिपक्व चरण है। और इसके बाद जो तीसरा चरण है
जहाँ पर सभ्यता अपने पतन की ओर जाती है, वो 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी का जो समय है, वो इस सभ्यता का उत्तर हड़प्पा चरण या तृतीय चरण है। तो ये इसका मेन हो गया, चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रमुख स्थान हैं। तो इसके प्रमुख स्थान हम लोग भारत का पहले मैप बना लेते हैं। ये भारत का मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, ये भारत का हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, तो यहीं जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर यहीं पर सबसे भारत का जो उत्तर एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं, उत्तर वाले एरिया को मांडा बोलते हैं, मांडा है। और यहाँ पर आपका यूपी है। यूपी में एक स्थान है, इसको हम लोग बोलते हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो ये दो जो है इसके स्थान हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा ही यहाँ पर आपको दो स्थान और देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक जगह है, इसका नाम है दैमाबाद, दैमाबाद। और उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है और इसका नाम है सुक्का गिंडोर, सुक्का गिंडोर। तो ये जो चार जगहें हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर वाला भाग है। और ये यूपी का जो आलमगीरपुर है, ये पूर्व का भाग है। महाराष्ट्र का दैमाबाद, ये दक्षिण का भाग है। और सुक्का गिंडोर, ये हमारा पश्चिम का भाग है। तो एक प्रकार से जब हम देखेंगे तो इसका जो एरिया बनेगा, एरिया हमारा कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार बनेगा। इसकी आकृति जो हमारी बनेगी, आकृति कैसे देखने को मिल रही है, तो आकृति यहाँ पर हमको त्रिभुजाकार देखने को मिल रही है, आकृति त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति है। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, एरिया, एरिया इसका कितना है, एरिया इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अब ये जो सभ्यता है, ये इसी एरिया में जो है पूरी फैली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पंजाब का एरिया है, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब भी है और भारत का पंजाब भी है। तो ये आपका पंजाब का एरिया है। पंजाब के बाद यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान में कुछ इसकी साइट्स हैं। राजस्थान के बाद यहाँ पर आपको गुजरात है। गुजरात में भी इसकी साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी इसकी साइट्स देखने को मिलती हैं। तो ये एरिया हो गए हमारे भारत के। और इसके साथ ही यहाँ पर यूपी के पश्चिमी भाग में, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ तक भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। और पाकिस्तान में हम देख लें तो पाकिस्तान में यहाँ पर बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का फेवरेट कलर हरा है, तो हम लोग हरे से इसको लिखते हैं। तो पाकिस्तान का एरिया है बलूचिस्तान। उसके बाद इनका एक और एरिया है सिंध। सिंध के अलावा यहाँ पर पंजाब का एरिया है, पंजाब। तो ये पाकिस्तान की कुछ चीज़ें हो गई। और यहीं पर आपके हड़प्पा देखने को मिलेंगे, हड़प्पा एरिया है, हड़प्पा है। फिर आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, जो मेन साइट्स इसकी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मिला। और यहाँ पर अफगानिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान।
तो ये जो टोटल सभ्यता है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इन तीनों देशों में मिलाकर फैली हुई थी। तो ये हमने इसकी आकृति के बारे में देख लिया और थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि इसकी खोज किस प्रकार से की गई थी, कैसे की गई थी। तो सन 1856 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। रेलवे लाइन, तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी समय हड़प्पा साइट्स की हल्की फुल्की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। जब इसके बारे में पता चला तो यहाँ से सभ्यता, तो आपको पता है, पहले से ही पता है कि ये सभ्यता पूरी तरीके से शहरीकरण पर आधारित थी। शहरीकरण या नगरीकरण सभ्यता कैसी थी? नगरीकरण पर आधारित थी। और नगर की विशेषता क्या होती है? नगर की विशेषता होती है कि वहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होगी। जल निकासी की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भवन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। भवन निर्माण की अच्छी व्यवस्था होगी। भवन, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, बड़े बड़े जो प्रासाद थे, प्रासाद घर थे, तो ये जो घर बने थे वो ईंटों के बने थे। ईंटों के बने थे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें इसमें प्रयोग की गई थी। तब यहाँ पर सभ्यता में जो ईंटें थी, तो इन ईंटों को निकाल कर रेलवे लाइन के ट्रैक पर बिछाने का काम कर दिया गया। तो जब रेलवे लाइन पर ये ईंटें निकाल कर बिछाई गई तो उसी समय पता चला कि यहाँ पर पहले कोई सिविलाइजेशन, सभ्यता यहाँ पर मौजूद होती थी। तब यहाँ पर थोड़ा बहुत इस सभ्यता के बारे में पता होना चालू हुआ। उसी समय भारत में पुरातत्व विज्ञान के जो है जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। इनको 1853 से लेकर 1856 ईस्वी तक इन्होंने इस एरिया का थोड़ा बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद यहाँ से इनको एक मुहर मिलती है। मुहर, और वो जो मुहर रहती है उसका ये लोग जो है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से इन्होंने जांच नहीं कर पाया कि यहाँ पर चीज़ें एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। उसके बाद भारत के ही तो सन 1921 में ही राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, तो ये दोनों व्यक्तियों ने, दयाराम साहनी, तो इन दोनों व्यक्तियों ने एकदम अच्छे तरीके से रिसर्च किया और बताया। दयाराम साहनी ने बताया कि यहाँ पर हड़प्पा जो है सभ्यता की खोज की, हड़प्पा साइट्स की खोज की, और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो अभी तक जो है भारत में टोटल या हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2000 साइट्स की खोज की जा चुकी है। 2000 जो इसके स्थल हैं, साइट्स हैं, इसकी खोज की जा चुकी है 2000 साइट्स की। और इन 2000 साइट्स में सिर्फ मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं की खोज की गई है। 700 कुएं खोजे गए हैं सिर्फ मोहनजोदड़ो से। और ये कुएं क्या होते थे? इनसे जो है जल निकासी का काम किया जाता था, जल को निकाला जाता था, और इस जल से आपको डेली यूज के जो काम होते थे उसको आप करते थे। दूसरा, आप सिंचाई के कार्यों को करते थे, इसके अलावा जो राहगीर होते थे या व्यापारी होते थे, तो वो लोग व्यापार करते हुए अगर जाते थे, कहीं प्यास लगती थी, तो इन कुओं का प्रयोग करते थे।
तो इतना कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने जान लिया। अब अगर आपने लेक्चर देख लिया होगा पिछला वाला, तो आपको चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार हो गई होंगी। अब हम लोग अपने आगे की चीज़ों को देखते हैं। अगर हमें किसी भी सभ्यता के बारे में जानना है और खासकर उस सभ्यता के सामाजिक पहलुओं को जानना है, सपोज दैट कोई आपके पास सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, और उस सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और उसके अलावा जो है आपके पास कोई आइडिया नहीं, तो उस सभ्यता के बारे में आप कैसे जानेंगे? सभ्यता के सामाजिक पहलुओं के बारे में कैसे जानेंगे? वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को कैसे जानेंगे? ऐसा तो नहीं है कि इसका एक सोर्स ये हो सकता है कि वहाँ पर जो आपको शिलालेख मिले। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख पत्थरों पर लिखा गया लेख होता है। शिलालेख आपको मिले और उस शिलालेख को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, या आपके पास सिक्के मिले और सिक्के जो मिलते हैं इस पर अगर कोई लेख लिखा हो, आप उस लेख को पढ़ लें। कोई चित्र बना हो, क्या हो? कोई चित्र बना हो और उस चित्र के आधार पर आप कुछ अनुमान लगा लें, तो ऐसे जो है उस सभ्यता के बारे में पता चलता है। या इसके अलावा कोई आपको शव मिले, शव आपको उसी समय का मिले, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल का 100-200 साल का शव मिल जाए आपको, तो उससे आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आपको शव उसी सभ्यता के समय का मिलना चाहिए। उस सभ्यता का आपको कंकाल मिलना चाहिए। और एक कंकाल कैसे मिलेगा? ये कंकाल आपको कब्र में मिलेगा। अगर उस सभ्यता में दफनाने की प्रक्रिया नहीं होती रही होगी, मान लीजिए कि अगर चिता लगाकर जला दिया जाता रहा होगा, तो चिता लगाकर जब जला दिया जाएगा तब वो आपको शव नहीं मिलेगी, क्योंकि जलने के बाद कुछ आपको बचा-खुचा नहीं मिलेगा। तो अगर सभ्यता के बारे में जानना है तो वहाँ पर हमको कब्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा। और कब्रों से कैसे हमको जानकारी मिलती है? तो कब्र के लिए किसी व्यक्ति को मान लो कब्र में लिटाया जाता था, मर जाता था व्यक्ति तो उसको यहाँ मान लो कि ऐसे लिटा दिया गया। तब इसके साथ जो है कुछ यहाँ पर डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं, डेली यूज की चीज़ें जो हैं उसको यहाँ पर रख दिया जाता था। कुछ आपके आभूषण यहाँ पर रख दिए जाते थे, आभूषण। और इस आभूषण के अलावा जो है कुछ जो उसके व्यक्ति के जो है कोई पसंदीदा जानवर होते थे, जो उनके पसंदीदा जानवर, उनको भी इनके साथ दफना दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों से जो है उस सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे। एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ें उसमें थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिलती है। तो ये जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। और मिस्र में आप जानते ही हैं कैसे वहाँ पर शव को रखा गया है, तो उनको पिरामिड में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया, बनाया गया है? पिरामिड में। और ये पिरामिड कैसे होते थे? पिरामिड जो है आपके ये ऐसे त्रिभुजाकार होते थे। इन त्रिभुजाकार एरिया में शव को रखा जाता था। और ये जो मिस्र में पिरामिड रखे गए हैं, इसमें जो आपके शव रखे गए हैं, शव को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मम्मी। तो इस मम्मी में जो है एक विशेष प्रकार का लेप ऐसा लगाया गया है कि आज भी शव जो है उसी हाल में रखे हुए हैं जैसे जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, सेम वैसे ही है। थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग आप मान के चलिए कि 5000 से 6000 पुराने आपको कंकाल वहाँ जो शव देखने को मिल रहे हैं, लगभग उसी हालत में देखने को मिल रहे हैं। तो सभ्यता जो है कितने अपने चरम स्तर पर थी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये किसके समकालीन थी? ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। और यहाँ पर जो है आपको मिस्र में क्या देखने को मिल रहे हैं? पिरामिड मिल रहे हैं। पिरामिड में क्या है? शव आपके दफनाए गए हैं। तो यहाँ पर मिस्र की सभ्यता के समकालीन हड़प्पा सभ्यता थे।
इसमें कई प्रकार के राजकीय शव आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जो राजकीय शव होते थे, राजकीय शव क्या होता है कि किसी राजा महाराजा का जो शव होता है वो राजकीय शव कहलाता है। तो उसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। तो जो राजा होते थे, अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी डेथ के साथ ही साथ जो उनके डेली यूज की चीज़ें हैं, और डेली यूज की चीज़ के साथ ही बड़ी मात्रा में आभूषण और धन संपत्ति यहाँ पर दफनाई जाती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो व्यक्ति दिवंगत हो जाते थे या मर जाते थे, उनको आमतौर पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे और उसी गड्ढे में दफना दिया जाता था। और ये जो गड्ढे यहाँ पर बनाए जाते थे, उनकी बनावट हर जगहों पर अलग अलग है। कहीं पर गड्ढे आपको अधिक चौड़े देखने को मिलेंगे, कहीं पर गहरे अधिक मिलेंगे, और कहीं पर ऐसे नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज़ें यहाँ लिखी है। कभी कभी शवादान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। जो गड्ढे की बनावट होती थी कब्र की, वो अलग अलग होती थी। और कुछ स्थानों पर ये जो कब्रें बनाई गई थी उसमें ईंटों की चिनाई की गई थी, ईंटें यूज की गई थी, और कुछ जगहों पर ईंटें यूज नहीं की गई थी। और इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड देखने को मिलेंगे। मिट्टी के जो बड़े बड़े घड़े होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। और सारी जितने यहाँ पर आपको कब्रें देखने को मिलेंगी, सारे कब्र में ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। सब में आपको मृदभांड ही मिले और आभूषण ही मिले। कहीं पर ऐसे बहुत सारे कंकाल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं दफनाया गया था, या बहुत थोड़ा बहुत मिलेगा तो एक दो मनके आपको देखने को मिल जाएंगे। वही है कि यहाँ लिखा है कि कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति हैं जिसकी डेथ हो गई है और इन चीज़ों को उनके साथ दफना दिया जा रहा है, तो मृत्यु के बाद अगर वो चीज़ों को यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा मानते थे कि उनको दफना दिया जा रहा है मिट्टी के नीचे, और मिट्टी के नीचे कौन उनको डेली चीज़ें पहुंचाने जाएगा, और पता भी नहीं रहता था कि आगे क्या होता है। तो इसलिए इनके डेली यूज की चीज़ें, मृदभांड, आभूषण, ये चीज़ें वहाँ पर दफन कर दी जाती थी। और कुछ में आपको थोड़े बहुत आभूषण देखने को मिलते हैं। और ये आभूषण कैसे होते थे? मनकों के बने होते थे। थोड़े बहुत आपको तांबे देखने को मिलते हैं और कुछ सोने देखने को मिलते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा के एक कब्रिस्तान में उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर, जैस्पर क्या है? एक प्रकार का उपरत्न है। जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? आप जानते हैं दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। तो उस समय शीशे की खोज नहीं हुई थी, कांच की खोज नहीं हुई थी, तब दर्पण जो बनते थे वो आपके तांबे के बनते थे। तांबे को आप अच्छे से अगर घिस के साफ कर दीजिए तो उसमें आपका चेहरा हल्का दिखने लगता है, तो उसका प्रयोग जो है किया जाता था। तो मृत्यु के पश्चात तांबे के दर्पणों का प्रयोग जो है दफनाने के समय कर दिया जाता था, और उसके साथ ही साथ कुछ उपरत्न और मनके यहाँ पर दफना दिए जाते थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने पर विश्वास नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति थे वो मिस्र के व्यक्तियों की तरह बहुमूल्य वस्तुएं जो है नहीं दफनाते थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो तांबे का दर्पण है, यही व्यक्तियों के साथ जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको दफना दिया जाता था। और दूसरा फिगर जो यहाँ पर ही है ये फयांस है। फयांस क्या होता था? फयांस रेत और बालू और इसके साथ ही कुछ रंग और चिपचिपे पदार्थ जैसे गोंद होता है, तो इनको यूज करके अच्छे तरीके से ये घड़े बनाए जाते थे। तो इसी को फयांस बोला जाता था। अब जो वस्तुएं आपको शव के साथ मिलती हैं उनसे आप कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं हैं और कौन सी वस्तुएं विलासिता की नहीं हैं?
तो विलासिता की वस्तुओं के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कैसे ही उसको प्रयोग करेंगे विलासिता की वस्तुओं के बारे में। तो ये जो विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता विलासिता का मतलब होता है एकदम लग्जेरियस लाइफ, लग्जेरियस लाइफ। तो लग्जेरियस लाइफ किसकी हो सकती है किसी सभ्यता में, या तो वो उस सभ्यता का शासक रहा हो या किसी ऐसे उच्चतम पद पर रहा हो, उच्चतम पद पर रहे जहां पर उसके पास अथाह संपत्ति रहे, अथाह संपत्ति रहे। अथाह संपत्ति जब आपके पास रहेगी तभी आप जो है विलासी जीवन जी सकते हैं। और इस विलासी वस्तुओं में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे आपकी महंगी धातुएं हैं, महंगी धातुएं, महंगी धातुएं जैसे इसमें आप सोना हुआ, चांदी, ये और जो आपके रत्न हैं, रत्न के अलावा हड़प्पा सभ्यता में अभी जैस्पर देखने को आपको मिलता है, जैस्पर के साथ फायांस और इसके साथ ही शंख। अगर किसी कब्र में ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, महंगी वस्तुएं जो उस समय के अनुसार से सोना, चांदी, रत्न, जैस्पर, फायांस, शंख, ये सब चीजें जो है देखने को मिल रही हैं, तो वो महंगी वस्तुओं में शामिल कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु में आपका डेली यूज की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं। डेली यूज में आपके जैसे घड़े हो गए, मनके हो गए, मनके, मनके जो है आप इसको यहाँ भी शामिल कर सकते हैं, महंगी वस्तुओं में भी मनकों को शामिल किया जा सकता है। तो घड़े हुए, और घड़े के साथ ही जो आपके खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने की वस्तुएं, तो ये जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो ये सब चीजें जो है ये आपके डेली यूज की हुई। तो जिन भी वस्तुओं के पास, जिन भी व्यक्तियों के पास इन डेली यूज की जो मूलभूत वस्तुएं हैं उसके अलावा जो अलग चीजें मिलती हैं, अगर मिल गई तो उनको विलासी व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया जाता था। तो वही है विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक ऐसी विधि है जिसमें पुरावस्तुओं का अध्ययन पुरातत्वविदों द्वारा मोटे तौर पर उपयोगी और विलास वस्तुओं की का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है, इसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। पहले वर्ग में रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जो पहला वर्ग ये बनाते हैं, इसमें डेली यूज की चीजें जो आपकी होती हैं वो यूज रखते हैं, जिसमें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनी वस्तुएं होती हैं, जिसमें चक्कियां होती हैं, चक्की का प्रयोग किया किया जाता था, आटा पीसने के लिए किया जाता था, मसाले पीसने के लिए किया जाता था, मिट्टी के भांड जो घड़े होते थे बड़े वो होते थे, सुई जिसका प्रयोग आप कपड़े सिलने के लिए करते हैं, और इसके अलावा झावा, झावा क्या होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है जो जनरली आप देखते होंगे तो ज्वालामुखी से निकलने के बाद लावा जो उससे होता है उससे बनता है। तो ये सब चीजें जो मिलती हैं ये डेली यूज की चीजें हैं, और ये चीजें जो है लगभग सभी वस्तुओं में, ये चीजें लगभग सभी बस्तियों में आपको देखने को मिलती है। तो पहले वर्ग में डेली यूज की चीजें शामिल कर ली जाती हैं, और दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो कीमती होती हैं, दुर्लभ होती हैं और महंगी होती हैं, और स्थानीय स्तर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे फायांस, फायांस के बारे में मैंने बताया कि ये जो है घिसी हुई रेत, बालू और इसके अलावा चिपचिपे पदार्थ को जो है एक साथ पकाकर बनाया जाता था। तो ये चीजें जो मिलती हैं इसको आप विलासी वस्तुओं में मान सकते हैं। तो दो प्रकार से यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण किया। पहला इन्होंने पहला इन्होंने डेली यूज के आधार पर किया, और दूसरा इन्होंने ऐसी वस्तुओं का वर्गीकरण किया जो देखने को आपको कम मिलती हैं। महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं आपको कहाँ से देखने को मिलती हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो दो शहर हैं, दो मुख्य शहर हैं, तो यही दो मुख्य शहर आपके, दो मुख्य शहर, ये दो मुख्य शहर आपके विलासी या बड़े शहरों की सूची में आते हैं।
मुख्य शहर हैं और इसके साथ ही ये आपके बड़े शहर हैं। बड़े शहर जो छोटे छोटे और शहर थे, जो छोटी छोटी बस्तियां थी, तो उन बस्तियों में ये वस्तुएं बनाई जाती थी, ये वस्तुएं बनाई जाती थी और यहाँ पर इनका व्यापार किया जाता था, व्यापार किया जाता था, बेचा जाता था। तो छोटी बस्तियों से होकर ये बड़े मार्केट में, और बड़ी मार्केट कौन से थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनमें आती थी। और कुछ ही जो है जो उसमें अच्छी चीजें होती थी, विलासिता की वस्तुएं होती थी, वो इसमें यूज की जाती थी। इसके अलावा जो अभी फायांस है, फायांस का जो बर्तन बनाया जाता था, उस बर्तन का यूज यहाँ पर सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में किया जाता था। सुगंधित द्रव्य जैसे आपके कुछ फूल हो गए, तो फूल का जो रस निकलता है, फूल के रस से यहाँ पर एक प्रकार का कोई इत्र बनाया जाता रहा होगा, तो उस इत्र को इस फायांस के बर्तन में रखा जाता था, जो आमतौर पर कहाँ से आपको देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, हड़प्पा से फायांस आपको कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा दो जगहों से देखने को मिल रहा है। और सोना जो है, जैसे आज के समय में काफ़ी कॉस्टली है, दुर्लभ है, कम मिलता है, वैसे उस समय भी सोने की कंडीशन थी, सोना उस समय भी कम मिलता था। और जो सोना मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, जो आभूषण मिले हुए हैं सोने के, वो कहाँ से मिले हुए हैं, संचय से मिले हैं। संचय क्या होता है, जब आप किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक नोट करके दिया हुआ है कि संचय क्या होता है। तो संचय ये होते हैं जो आपके बड़े या छोटे घड़े होते हैं, बड़े या छोटे घड़े होते हैं। तो ये जो घड़े होते हैं, इस घड़े में आप आभूषण को रख देते हैं, आभूषण को आपने इसमें रख दिया, और हो सकता है कि आप जो है आभूषण को भूल जाएं, उस घड़े को भूल जाएं, और काफ़ी ढूंढने के बाद भी आपको ना मिले। पहले क्या होता था कि चोरी से बचाने के लिए इन घड़ों को मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे दबा दिया जाता था, और जब उसको खोजा जाता था तो कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बाढ़ आई या कोई और ऐसी आपदा आई जिस बीच में आप उसको छोड़ के चले गए। और बाद में जब खुदाई होना चालू हुआ, पुरातत्वविद वहाँ पहुँचे और उन चीज़ों को खोजना चालू किए, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जैसे भी खुदाई किए, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खेतों में हल चलाते रहते हैं या किसी काम के लिए खुदाई करते हैं, तो अचानक से उनको आप देखते होंगे कि बड़ी संख्या में गड़ा हुआ धन मिल जाता है। ये गड़ा हुआ धन यही है, यही संचय है कि उस समय व्यक्तियों ने वहाँ पर उसको गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद भूल गए, काफ़ी खोजे नहीं मिला, और आज के समय में जब चीज़ों को मिलता है तो वही संचय कहलाता है। और ये संचय किसमें होता है, आपके बड़े बड़े संदूकों में हो सकता है, या बड़े बड़े घड़ों में हो सकता है, छोटे घड़ों में हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। सोने के आभूषण कहाँ से देखने को मिलते हैं, जो संचय किया गया है उनसे आपको देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर पांचवा जो टॉपिक है उसका नाम है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प क्या होता है, अगर कोई वस्तु है आपके पास और वो नॉर्मल बनी हुई है, कोई आपके पास मान लीजिए आभूषण है, मान लीजिए ये आपके पास शंख से बना हुआ एक चूड़ी है, और शंख को आपने काटा और नॉर्मल ऐसे काट के छोड़ दिया, तो ये चूड़ी तो हो गई। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो है हल्का हल्का डिजाइन कर देते हैं, इसमें फूल बना देते हैं, तो फूल वगैरह जब आप बना देंगे तो यही है, इस पे शिल्प कर दिया गया। अब शिल्प जो है वो आभूषणों पर भी हो सकता है, आपके जो डेली यूज की चीजें हैं, जो आपके घड़े हैं, उस पर भी हो सकता है, या इसके अलावा जो भी आप चीजें बनाएं, चाहे आप बर्तन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उस पर अगर आप थोड़ी बहुत चित्रकारी कर देते हैं, या कपड़े हैं तो कपड़ों के ऊपर आप कढ़ाई कर देते हैं, तो वही शिल्प के अंतर्गत आपका माना जाता है। तो शिल्प के कार्यों में इसमें मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, जैसे आपको अयस्क मिला, अयस्क क्या होता है कि जैसे तांबा हुआ, तो आपने कच्चे माल को प्राप्त किया और उसको आपने 4-5 प्रक्रिया के बाद उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद पत्थर उसमें से अलग निकाला, और जो मेन आपकी धातु है उसको अलग निकाला। तो जो उसका प्रोसेस होता है, जब आप लास्ट उसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं जहाँ पर आपको
मुख्य धातु मिलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको धातु कर्म कहते हैं। तो इसमें मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण की चीजें हैं, मुहरें जो बनती हैं, और बाट बनाना। बाट क्या होता है? आज के समय में जैसे आप देखते होंगे, बनिए की दुकान पे जाते होंगे, आपके घर में ही देखते होंगे, 1 किलो या 2 किलो के जो है बाट रखे हुए होते हैं। तो उस समय भी बाट देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीजें बनाई जाती थी, तो ये शिल्प कार्य के अंतर्गत आता था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं थी, जो मनके बनाए जाते थे, मनके किससे किससे बनते थे? कार्निलियन। कार्निलियन क्या होता था? ये सुंदर लाल रंग का होता था, एक पत्थर होता था। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिलखड़ी, इन पत्थरों को मिलाकर जो है, इन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा तांबा और कांसे और सोना, 3 धातुएं, तांबा, कांसा और सोना, इससे जो है मनके बनते थे। इसके अलावा शंख से आपकी चूड़ियां देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा फायांस और पकी हुई मिट्टी से भी थोड़े बहुत मनके बनाने का काम किया जाता था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और उसके बाद उसके ऊपर जो है सोने के टोपी जो है पहना दी जाती थी, और पत्थर से उसको अच्छे से एकदम पीट-पीट के बढ़िया बना दिया जाता था। और ये जो मनके होते थे वो आपको चक्राकार देखने को मिलेंगे, बेलनाकार देखने को मिलेंगे, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, अलग-अलग प्रकार से यहाँ पर मनके आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ में जो है मनकों को चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और उस पर चित्र उकेरे गए थे। तो जो आपको कुछ मनके मिले हैं, तो उस पर जो चित्र बनाए गए हैं, तो उस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर चित्रकारी की गई थी। उस समय की कला के बारे में भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मनके बनाने के लिए जो है विभिन्न विधियां थी। एक था कि मनके बनाने के लिए सिलखड़ी का यूज किया जाता था। एक क्वेश्चन जो है सीयूटी में अक्सर पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है कि मनके बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलखड़ी। और सिलखड़ी क्या होता है? तो सिलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है, जिस पर आसानी से कोई भी काम हो जाता है। उस पत्थर को आप आसानी से किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, आप तोड़ फोड़ करके अच्छी चीजें उससे बना सकते हैं। तो इस सिलखड़ी से ही मनके बनाने का काम किया जाता था। और सिलखड़ी का जो चूर्ण होता था उसको अच्छे तरीके से सांचे में ढाल दिया जाता था, और इसके बाद उसको विभिन्न प्रकार के आकारों में ढालकर विभिन्न प्रकार के मनके बना दिए जाते थे। और कार्नेलियन क्या है? कार्नेलियन का जो लाल रंग होता था और पीला रंग, ये सभी जो है मनके कच्चे माल जो बन के तैयार हो जाते थे, उसको आग में पका लिया जाता था। जब आग में आप किसी भी मिट्टी को पकाते हैं तो उसका रंग देखते होंगे, वो निखर कर लाल हो जाता है। तो सेम उस समय भी ऐसा ही होता था। जब कार्नेलियन का लाल रंग प्राप्त होता था या पीला रंग प्राप्त होता था, तो ये आग में मनकों को अच्छे तरीके से पका लिया जाता था, वहां से देखने को मिल जाता था। पत्थर के जो और पिंड होते थे उनको विभिन्न प्रकार से आकारों में तोड़ा जाता था, और फिर उनको अच्छे तरीके से काट पीट कर एकदम आखिरी रूप दिया जाता था। और उस आखिरी रूप देने के बाद उसमें पिसाई का काम किया जाता था, पॉलिश का काम किया जाता और छेद करने का काम किया जाता था। और ये सारे जो है एक किसी उपकरण की सहायता से किए जाते थे। और ये उपकरण आपको चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो मनके बने हुए हैं, इसका जो आप लाल रंग देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ टोपे आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो हो सकता है किसी धातु के हों, चाहे वो सोना के हों या तांबे के हों। ये छोटे छोटे यहाँ पर मनके जो विभिन्न प्रकार से एक धागे में आप देख रहे होंगे अच्छे से पिरो दिया गया है, ये मनके यहाँ पर बनाए जाते थे। और इसी औजार के माध्यम से ये मनके बनाने का काम किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट 2 ऐसी जगहें हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। और समुद्र के किनारे स्थित होने से है कि यहाँ पर शंख से बनी हुई चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं मिल जाती हैं। और यहीं से कच्चा माल आपका तैयार होता था, और यही कच्चा माल होते हुए आपका चनहुदड़ो और लोथल के माध्यम से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ले आया जाता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो
इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इन दोनों जगहों को जो है जुड़वा राजधानी के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से भी जानते हैं। तो जो माल आपके तैयार होते थे, जो वस्तुएं तैयार होती थी, वो कहाँ पर मार्केट में जाती थी? वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आपको जाती थी। तो वो विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी बस्तियों में, चाहे मनके हों, मनके के अलावा और भी जो वस्तुएं बनाई जाती थी, वो सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पहुंचाई जाती थी। अब कोई भी वस्तु उत्पादित होती है तो उसके उत्पादन की जो है पहचान कैसे की जाएगी? तो उस वस्तुओं के उत्पादन की पहचान किस प्रकार से की जाएगी? तो पहचान के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं, वो कैसे पता करेंगे कि आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले यहाँ पर कोई फैक्ट्री होती थी कि नहीं होती थी, या जो वस्तुएं बनाई जाती थी कैसे बनाई जाती थी? उसके लिए कुछ एक बेसिक जो है नीड ये लोग मान के चलते हैं कि उस बेसिक चीज का होना जरूरी है। तो उस बेसिक चीज में क्या हो सकता है? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो होने चाहिए, या अगर शंख से वस्तुएं बन रही हैं, चूड़ियां बन रही हैं, करछियां बन रही हैं, तो वो शंख आसपास जो है होना चाहिए। अगर तांबे की वस्तुएं मिली हैं तो तांबे के जो है अयस्क आपको देखने को मिलने चाहिए कि अगर तांबे से संबंधित कोई काम हो रहा है तो काम आप कितना भी करेंगे, थोड़ी बहुत वहां पर उसका कचरा बच जाएगा, कतरन उसका बच जाएगा। तो उस कचरे या कतरन से ये पता लगाते थे कि हाँ, यहाँ पर ये ऐसी चीजें होती थी। ये कच्चा माल वहां से आपको मिलना चाहिए, औजार आपको मिलना चाहिए, अपूर्ण वस्तुएं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो त्याग दिए गए माल होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, अगर ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं तो उसे पता चल जाता था कि हाँ, वहां पर प्राचीन काल में कोई वहां पर प्राचीन काल में कोई फैक्ट्री जो है होती थी। आज के समय में, आज के अनुसार जो है बड़ी तो नहीं होती रही होगी, लेकिन छोटी ही रही, इतनी ही रही होगी। तो ये जो है पुरातत्वविद जो होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो यहाँ से अंदाजा अपना लगा लेते हैं। जब कूड़ा करकट आपको मिलेगा तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा ही लेंगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ काम यहाँ पर होते थे। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़ों को वहीं पर छोड़ दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, और कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता था। परंतु जो बहुत छोटे टुकड़े होते थे उनको वहीं अपने वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर छोड़ दिया जाता था, और ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यही जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु बनाई जाएगी तो वस्तु बनाए, मान लो कि ये आपके पास कोई शीट है, और ये शीट हम मान लेते हैं कि ये स्टील की शीट है। अब ये स्टील की शीट है, अब ये स्टील की शीट को आपने यूज करके जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की थाली बनाई या गिलास बनाए, और गिलास बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा कतरन आपके पास बच जाएगा, या ऐसा कतरन बच जाएगा, या ऐसा कतरन बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो कतरन बच जाते थे, तो इसमें भी अगर थोड़ा बहुत चीजें निकाल के वस्तुएं बनाने लायक हो जाता था तो उसको बना लिया जाता था। लेकिन जो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं आप कतरन बच जाएंगे, उसका आप यूज क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे, तो उनको वहीं पर छोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो इससे जो है पता चलता था कि हाँ, यहाँ पर कुछ काम होता था, अवशेष जो है उसके मिलना जरूरी है, तो उससे पता चल जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, जो आपके माल तैयार हो जाते थे, कच्चे माल तैयार हो जाते थे, उस कच्चे माल को पक्के माल में कैसे कन्वर्ट किया जाता था, और जो पक्का माल आपका तैयार हो जाता था, एकदम पूर्ण रूप में फाइनल रिजल्ट आ जाता था, उसको कैसे मार्केट में ले जाया जाता था, अन्य चीजें कैसे प्राप्त की जाती थी, वो इसमें बताया गया है। कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते थे। अगर कोई वस्तु आपको बनाना है तो उस वस्तु को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको घड़ा बनाना है,
अब घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? घड़ा बनाने के लिए आपको एक चाक की जरूरत है। चाक क्या होता है? गोल जो है पत्थर होता है, तो ये होना चाहिए। इसके ऊपर जो है आपको मिट्टी की जरूरत है। मिट्टी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। आप अकेले जो है नहीं कर पाएंगे, तो एक दो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जब इन सारी चीजें, बेसिक नीडें आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको आप यहाँ पर ढालेंगे। यहाँ से आप घड़े बनाएंगे, छोटे छोटे आपके जो पुर्वे होते हैं वो बनाएंगे। इन सब वस्तुओं को आपने बना लिया, तो ये तो हुआ छोटे स्तर पर। वहीं अब मान लीजिए कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई फैक्ट्री, तांबे जो सुनार होते हैं, तो सुनार क्या करते हैं? सुनार के पास तो अब उनके घर से तो सोना निकलता नहीं है, तो वो सोने का जो कच्चा माल होता है, सोने का जो बिस्किट होता है, उसको कहीं से वो मंगाते हैं। तो मंगाने के बाद वो अपने घर में उसको विभिन्न प्रकार का रूप ढालने का काम करते हैं। अब चाहे वो आपके कान की बाली हो या हाथ की अंगूठी हो, तो वो विभिन्न प्रकार से उसको ढालने का काम कर देते हैं। तो वो जो सोना आया, सोना इनको जो है सुनार के पास आया, तो वो कच्चे माल के रूप में आया। कच्चे माल के रूप में जो है किसी दूसरे स्थान से इनके पास आया। तब इन्होंने इसको विभिन्न रूपों में ढाला, और ये जो माल है ये अलग अलग स्थानों से आया। जैसे कुम्हार कुम्हार को अगर घड़ा बनाना है, तो उसके पास मिट्टी उसको आसानी से उसके स्थान पर मिल जाएगा। लेकिन सुनार को अगर अंगूठी बनाना है, तो उसको जो है सोना कहीं दूसरी जगह जगह से आयात करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। तो ये होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आमतौर पर स्थानीय व्यक्तियों को पास जो है मिट्टी उपलब्ध होती थी। और इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे जो कीमती पत्थर हैं आपके पास नहीं रहेंगे, उसको मंगाना होगा। लकड़ी है तो वो नहीं होगा। धातु जलोढ़क मैदान जो है, धातु जलोढ़क मैदान क्या होता है कि ऐसा मैदान जहाँ से आपको जो है धातुओं के आयात मिल जाए। तो ये नहीं चीजें जो है आपके पास होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं से मंगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि कुछ चीजें जो है आप अपने समीप से ही बना सकते हैं, और कुछ चीजों के लिए आपको दूसरे स्थान का सहयोग लेना पड़ेगा। बैलगाड़ी की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप यह संकेत करते हैं कि यह सामान लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। बैलगाड़ी की मिट्टी के जो खिलौने मिले हुए हैं, जिन पे बैलगाड़ी की संरचना देखने को मिलती है, उससे ये पता चलता था कि उस समय जो ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात होता था, वो कैसे होता था? बैलगाड़ी के माध्यम से किया जाता था। तो वो बैलगाड़ी कहाँ चलेगा? आप बैलगाड़ी तो आपकी पानी में तो चलेगी नहीं, तो ये स्थल मार्ग पे चलेगा। तो इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ पर आयात निर्यात का काम है और यातायात का काम किया जाता था। और इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे थे, जैसे आपके लोथल हो गए, तो लोथल में एक बड़ा गोदीवाड़ा देखने को मिलता है, डॉकयार्ड मिलता है, बंदरगाह मिलता है। तो वहां से पता चलता है कि लोथल से जो आपका आयात निर्यात का काम होता था, वो समुद्र मार्ग के माध्यम से होता था, जलीय मार्ग के माध्यम से होता था। तो यही है कि समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो है नदी मार्गों का प्रयोग किया जाता था, और जहां पर नदियां नहीं थी, समुद्र नहीं थे, वहां पर स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। अब उपमहाद्वीप के आगे जो है जो कच्चे माल हैं वो कैसे आएंगे? तो हड़प्पा निवासी जो व्यक्ति थे, वो माल मंगाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से शंख आसानी से मिल जाते थे। तो शंख कहाँ से आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे? नागेश्वर और बालाकोट में। तो यहाँ से शंख आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पर इन्होंने बस्तियां स्थापित की। अब मान लीजिए कि जहाँ पर आपको कच्चा माल मिल जा रहा है, और उस कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए आप बार बार तो अपने घर से 200, 300, 400 किलोमीटर तो जाएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ के शासकों ने कहा कि जहाँ से कच्चा माल मिल रहा है, वहां पर छोटी छोटी बस्तियां बना दी जाएं, और उन बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ के श्रमिक हैं, वो चीजों को तराशेंगे, और वहां से जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो पूर्ण वस्तु हमको देखने को मिलेगी, वो हम करके व्यापार करके अपने मेन राजधानी में, जो बड़े शहर है, वहां पर भेज देंगे। तो ऐसे जो है कुछ पुरास्थल बसाए गए। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
कि अफगानिस्तान में एक जगह है सुर्खभुई, यहाँ पर आपको नहर देखने को मिलती है। और नहर के अलावा यहाँ पर नीले रंग के लाजवर्द मणि में देखने को मिलता है। तो सुर्खभुई से दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सुर्खभुई से नहर के अवशेष मिलते हैं, नहर के अलावा यहाँ पर आपको लाजवर्द मिलता है, लाजवर्द। तो इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अफगानिस्तान से नहर और लाजवर्द मणि देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ लोथल से कार्नेलियन देखने को मिलता है। लोथल में एक जगह है भड़ौच, यहाँ से कार्नेलियन देखने को मिलता है। और तिलखड़ी आपको कहाँ से, राजस्थान और उत्तरी गुजरात से देखने को मिलता है। और जो धातुएं हैं, धातुओं में तांबा जो है वो राजस्थान से देखने को मिलता है। राजस्थान में एक जगह है खितड़ी, तो खितड़ी आज भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और उस समय भी खितड़ी से ही तांबे का आयात निर्यात का काम किया जाता था। तो राजस्थान के खितड़ी से जो है तांबे मिले हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत, जैसे आपके कर्नाटक का एरिया हुआ, वहां से अधिकतर आपको सोने देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे नहीं थे कि सारी चीजें वहीं पर थी। हड़प्पा सभ्यता में पूरे जो है आसपास के रीजन से वस्तुओं को मंगाया जाता था। जैसे राजस्थान से आपको तांबे मंगाए जाते थे, दक्षिण भारत से सोने मंगाए जाते थे। अगर लाजवर्द की जरूरत होती थी तो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। वहीं पर अगर कार्नेलियन पत्थर की जरूरत होती थी तो गुजरात के भड़ौस से मंगाया जाता था। तो ये जो है अलग अलग जगहों से चीजें मंगाई जाती थी। इसके अलावा जो है खेतड़ी क्षेत्र में ही पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो यहाँ पर संस्कृति मिलती है खितड़ी राजस्थान के आसपास, उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम इतिहासकार दे देते हैं, पुरातत्वविद दे देते हैं। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न होते थे। अब यहाँ पर खितड़ी में जो मृदभांड बड़े बड़े मिलते हैं वो हड़प्पा के मृदभांड से अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सभ्यता को जो है इससे जो है हम कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जो यहाँ से चीजें बनाई जाती थी वो भले ही हड़प्पा सभ्यता में भेजी जाती थी। और यहाँ से तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा ऐसी मिली है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के निवासी हड़प्पा सभ्यता को तांबा भेजने का काम करते थे। तो तांबा भेजने का काम राजस्थान के खितड़ी से किया जाता था। ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये पूरा एरिया है लोथल का, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉकयार्ड है, महुला है, सुक्का गेंडोर है और हड़प्पा है। तो यहाँ जहाँ पर इस कलर का आपको दिया गया है ये दिखा रहा है कि यहाँ से व्यापार का काम होता था। अब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा बहुत कनेक्शन था। ये आपका दिलमुन और ये मगान है, मगान जिसको आज के समय में हम लोग ओमान के नाम से जानते हैं। तो इन सब जगहों से हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का काम किया जाता था। और कैसे हम पता लगाएंगे कि वहां पर व्यापार का काम होता था कि नहीं होता था? तो अगर व्यापार होना है तो व्यापार दो तरीके से हो सकता है। या तो आपके पास मुद्रा होनी चाहिए, आपके पास मुद्रा हो, या तो आप वस्तु विनिमय करें। क्या करें? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कि आपको तेल की जरूरत है और आपके पास पैसा नहीं है। आपको सरसों के तेल की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है। आपको बनिए की दुकान पर जाइए और कहिए भैया मेरे पास पैसा तो नहीं है, आप हमको 1 लीटर जो है तेल दे दीजिए, 1 लीटर सरसों का तेल दे दीजिए। उसके बदले आप हमसे 5 किलोग्राम आप हमसे गेहूं ले लीजिए। तो अब गेहूं के बदले हमने क्या प्राप्त किया? 1 लीटर तेल प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वस्तु के बदले हमको वस्तु मिल रही है। तो ये हमारा वस्तु विनिमय हो जाता है। और जो बड़े बड़े स्थान होते हैं वहां तो आप वस्तु विनिमय कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए जो है मुद्राएं बनाई गई। तो मुद्रा के द्वारा जो है विनिमय होता था। अब एक सभ्यता की मुद्रा दूसरे सभ्यता में जाएगी तो वहां पर अपनी मुद्राओं की कुछ पहचान होती थी, चाहे उस पर अंकित वस्तुएं हों, चाहे उस पर आपके वो अंकित वस्तुएं हैं हों, या उस पर कुछ चीजें लिखी गई हों। तो मुद्रा के माध्यम से उस सभ्यता से हम कनेक्शन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुदूर क्षेत्रों में संपर्क कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आपको ओमान में देखने को मिलता है और
मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। तो ओमान में क्या है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषक दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल जो है एक क्या है, धातु है। तो यहाँ पर जो आपको तांबे मिलते हैं तो दोनों में थोड़े थोड़े मात्रा में निकल के जो है अंश देखने को मिलते हैं। तो इनके माध्यम से इन्होंने पता लगाया कि दोनों का जो निकल का है उद्भव स्थान कहाँ से निकल आपका निकल रहा है, निकल जो धातु है निकल रही है वो एक ही उसका ओरिजिन एरिया है, एक ही उसका उद्गम स्थान है। और एक विशिष्ट प्रकार का जो है पात्र मिला है और ये एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है। तो ओमान में हड़प्पा सभ्यता का एक मर्तबान मिला है। मर्तबान एक प्रकार का बर्तन है जिसके ऊपर मोटी परत मिली हुई है काली रंग की, और ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मर्तबान आपको देखने को मिल रहा है एक प्रकार का ये बर्तन है, और इस बर्तन के ऊपर जो है ये काले रंग का लेप लगा हुआ है, काले रंग का लेप लगा हुआ है। तो ये जो बर्तन मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है, ओमान में मिला हुआ है, और ये हड़प्पा सभ्यता का है। तो ये जो है देखने को मिलता है। उसके अलावा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में जो है एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा मगान, और ये मगान जो है वो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। ओमान जो जगहें हैं उसके लिए ये प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर तांबे के आगमन के साक्ष्य मिले हैं, अभी मैंने आपको बताया ही। और यहाँ एक रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में निकल के अंश मिले हैं, ये भी हमने बता दिया कि ओमान और हड़प्पा सभ्यता में अगर वस्तुओं के बीच में कुछ इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है तो किससे मिलता है, वो निकल से देखने को मिलता है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पासे और मनके शामिल हैं। इन सब के संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन, जो लेख दिलमुन आपको जगह का नाम मिलेगा वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, बहरीन के लिए प्रयुक्त किया गया है। और मगान, मगान किसके लिए किया गया है, ओमान के लिए किया गया है। मेहुला, मेहुला किसके लिए जो है वो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको 3 ऐसे जो है नाम देखने को मिल रहे हैं। एक नाम आपको देखने को मिल रहा है दिलमुन, दिलमुन किसके लिए है प्रयोग किया जाता था, बहरीन के लिए। मगान किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ओमान के लिए। और मेहुला, मेहुला किसके लिए, हड़प्पाई एरिया के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये नाव के मुहर वाली जो है, नाव के चित्र वाली एक मुहर मिल रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि नाव के आकार जो है बना हुआ है यहाँ पर ऐसा, ये नाव का आकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर बहरीन की फारस की खाड़ी में एक मुहर आपको देखने को मिल रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं उसमें क्या है कि उन पर एक बैल जो है बनाया गया है, एक वृषभ बनाया गया है। तो ये वृषभ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बहरीन में मुहर मिली है उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो उस बैल से जो है इसका कनेक्शन दिखा रहे हैं कि वो मुहर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की ही है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में जो आपकी मुहरें देखने को मिली हैं, चाहे वो यहाँ पर आपको बेलनाकार हो, बेलनाकार ये है, बेलनाकार हो, या ये आपका जो है चतुर्भुज के आकार का हो। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे तो आपको बैल देखने को मिल रहा है, यहाँ भी बैल देखने को मिल रहा है। तो इन सब वो चित्रों से जो है थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं ये लोग कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से भी थोड़ा बहुत था। और धौलावीरा से यहाँ पर एक सूचना पट्ट मिला हुआ है, और इस सूचना पट्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए जो यहाँ की इसलिए जो ये सभ्यता है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक सभ्यता मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रागैतिहासिक सभ्यता।
प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक का मतलब ये होता है कि किसी सभ्यता के बारे में लिखित वर्णन उपलब्ध है, किसी सभ्यता के बारे में लिखित वर्णन उपलब्ध हो और उस लिखित वर्णन को आप न पढ़ पाए हो। आपका मतलब इतिहासकार अभी तक पढ़ा न पाया हो, इतिहासकार उसको पढ़ न पाया हो। तो जिसके बारे में लिखित वर्णन उपलब्ध हो और उसे पढ़ा न जाए तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और उसके अलावा जो है इतिहास क्या होता है? तो इतिहास में होता है कि वस्तुएं आपकी लिखित उपलब्ध होती हैं और उसको जो है पढ़ा भी गया हो। इतिहास में ये होता है। तो यहाँ पर धौलावीरा से जो सूचना पट्ट आपको मिला है वो पढ़ा नहीं गया है। अगला जो टॉपिक है वो है मोहरें, लिपि और बाँट। इसमें हम लोग मोहरों की चर्चा कर लेते हैं। तो मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था और इसमें जो है प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। तो जो मोहरें होती हैं, मोहरें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप लंबे दूरी के लिए किसी वस्तु को भेज रहे हैं, किसी वस्तु को भेज रहे हैं, तो उस वस्तु को जब आप भेजेंगे तो किसी ऐसे जो है चीज को पिघलाकर वहां पर एक मुहर लगा देंगे, अपना मुहर लगा देंगे। और मुहर जब एक स्थान से वस्तु पहुंच चलती है और दूसरे स्थान पर पहुंचती है और जो मुहर होती है वो बहु वैसे ही रहती है और वो टूटा नहीं रहता है, तो माना जाता है कि हाँ वस्तु जो आई है एकदम सेफ आई है, उसमें बीच में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो ये होता है। और यहीं पर जो है जो ये चीजें की जाती हैं इसी को मुद्रांकन बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहते हैं। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा गया है जो संभवतः मालिक का नाम या पदवी को दर्शाता है। ये इतिहासकारों ने कैसे माना कि यहाँ पर मालिक का नाम या पदवी है? क्योंकि उसके बाद जो आपके सिक्के देखने को मिलते हैं तो उन सिक्कों में जो है अधिकतर आपके राजा की फोटो देखने को मिलती थी, उसका नाम रहता था और पदवी रहती थी। तो उस वहीं से जो है इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि यहाँ पर मालिक का नाम और पदवी दिया गया हो। विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, जिसमें आप देखेंगे एक सींग वाला जो है जानवर देखने को मिलता है, यह अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अब चीजों को पढ़ा नहीं जा सका है तो इससे यही अंदाजा ये लोग लगाते हैं कि जो उस पे बैल की आकृति बनी होती थी, वृषभ की आकृति बनी होती थी, उससे अनपढ़ लोग जो होते थे वो देखकर पहचान जाते थे कि हाँ ये जो है एक मुहर है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है जहां पर प्रत्येक चिन्ह का एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं पर लगभग 375 से 400 के बीच में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाएं की ओर कुछ भी चीजों को लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो दाएं से बाएं की ओर, इधर से इधर की ओर लिखते थे। और कैसे जो है चीजों को पता चलता है कि हम लोग दाएं से बाएं लिख रहे हैं या बाएं से दाएं लिख रहे हैं? तो हम देखो यहाँ पर हमने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखना चालू किया है, तो यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है, हेडिंग के बाद इसकी सब हेडिंग है और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना चालू किया है, लिखने के बाद हमारा वो सेंटेंस यहीं खत्म हो जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ही खाली जगह पता छूट रही है। खाली जगह क्यों छूट रही है? जैसे पता चल रहा है कि हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिख रहे हैं। तो ऐसे सेम जो है हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा हुआ है वो बाएं दाएं से बाएं की ओर है। तो इसे क्या उल्टा मान लीजिए कि यहाँ से लिखना चालू किए और यहाँ पर जो है फिर चीजों को आपकी खाली जगहें कुछ देखने को मिल जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ जो लिखा जाता था लिपि कैसी थी, वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं से बाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक संकुचित एरिया है। ऐसा लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। कुछ अन्य वस्तुएं मिली हुई हैं जिन पर लिखावट है, उसमें वे मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, मर्तबान जो अभी हमने आपको दिखाया, तांबे और मिट्टी की छोटी छोटी पट्टिकाएं जो बनी होती थी, और इसके अलावा आभूषण और कुछ छड़े आपको
हड्डियों के देखने को मिलती हैं, तो इस पर जो है लेख कुछ लिखे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बाट मिलते हैं, बाट क्या होता था, जिनसे वस्तुओं को तौला जाता है, मापा जाता है। तो बाट जो है वो छोटे आकार के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बड़े आकार के भी देखने को मिलते हैं। और ये बाट किसके बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। और ये जो बाट होते थे वो घनाकार होते थे। अगर आपने पांसा देखा होगा लूडो खेलने के लिए, तो जैसे पांसा होता है तो सेम वैसे ही यहाँ पर ये बाट आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे ही। और ये बाट छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। और ये बाट कैसे होते थे? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 160, 200, 320, 640, ये इस प्रकार से होते थे, जिनका बेस जो है वो 2 होता था, 2 ही आधारी होते थे। जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, और जो बड़े जो है बाट होते थे उनसे भारी वस्तुएं तौलने का काम किया जाता था, चाहे वो अनाज रहे हों या कुछ भी हो। और धातु के बने जो है तराजू के पड़ले भी देखने को मिले हैं। ये रोपण का एक मुद्रा जो है मुद्रांकन मिला हुआ है, मुहर जो है मारा गया है। यहाँ देख रहे होंगे चौड़े आकार का यहाँ पर है, यहाँ पर बैल की आकृति बनी हुई है और ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। अब देख लेते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो इस सभ्यता में कैसे जो है शासन चलाया जाता था। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने या उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हुए हैं। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता। अब देख रहे होंगे कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरी सभ्यता फैली हुई है, और उस पूरे एरिया में आप देख रहे होंगे कि एक जैसा ही मृदभांड देखने को मिल रहा है और एक जैसे ही बाट देखने को मिल रहे हैं, ईंटें जो है एक प्रकार से मिल रही है। तो कोई ऐसी एक बॉडी रही होगी जो इस पूरे सभ्यता को जो है सेंटर में अपने रखी रही होगी, चीजों को अच्छे तरीके से चलाने का काम वही देखती रही होगी, क्योंकि तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी एक अच्छी बॉडी रही हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से एक ही केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्रों में एक ही अनुपात में आपको वह ईंटें देखने को मिल रही हुई है। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों में बस्तियां और विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने की विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठन का काम किया गया था। अगर आप देख रहे हुए कि यहाँ पर जो त्रिभुजाकार इनका एरिया है, और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पर जो आपको मृदभांड मिल रहे हैं सेम एक ही साइज के, एक ही पैटर्न पे मिल रहे हैं, मोहरें एक ही पैटर्न की मिल रही हैं, बाट एक पैटर्न पे मिल रहे हैं, ईंटें जो है एक पैटर्न पे मिल रही हैं। आपका 4:2:1 ये रेशियो आपका मिल रहा है ईंट में। तो ये कोई एक ऐसे जो है शासक तो जरूर रहा होगा, कोई एक ऐसी बॉडी जरूर रही होगी जो यहाँ पर इसको अच्छे से कार्यान्वित कर रही हो, चाहे वो लोकतांत्रिक रहा हो या प्रजातांत्रिक रहा हो या जो है राजतंत्रात्मक रहा हो, कैसे भी रहा हो, कोई एक ऐसा जो है सेंटर जो है पावर का जरूर रहा होगा जहां से चीजों को अच्छे से कंट्रोल किया जाता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर प्रसाद और शासक। प्रसाद का मतलब होता है बड़ा भवन। क्या होता है? बड़ा भवन। और ये बड़ा भवन आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिल रहा है। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में ही एक बड़ा अन्नागार देखने को मिला है, और उसी के बीच में एक बड़ा स्नानागार है। उस स्नानागार में चारों तरफ जो है उसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां आपको देखने को मिली है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। और उसके अलावा दोनों साइड में 4-4 स्नान घर भी देखने को मिलते हैं। तो सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण से हमें कोई त्वरित उत्तर तो नहीं मिलता है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है। तो जो मोहनजोदड़ो से बड़ा घर मिला हुआ है उसी के इन्होंने राजप्रसाद बोला है कि यहीं पर शासक रहने का काम करते थे। हालांकि इससे संबंध में कोई वस्तु नहीं मिली है। अगर कोई शासक होता तो उसके जो है
एक कुर्सी जो है देखने को मिलती है, सिंहासन देखने को मिलता है, लेकिन सिंहासन देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, उस पत्थर की मूर्ति को राज पुरोहित की संज्ञा दी गई है। राज पुरोहित इसी को जो है आज के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज पुरोहित क्यों कहा गया है? क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका अध्ययन किया गया और वहां पर पुरोहित राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं से इसका जो है इंटरकनेक्शन कर दिया गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका संबंध था और मेसोपोटामिया में पुरोहित राजाओं का वर्णन है, तो यहाँ के भी शासक को हम पुरोहित राजा कह सकते हैं। हालांकि अभी कुछ इसकी विशेष जानकारी नहीं मिली हुई है, सिर्फ हमको एक पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ ये मानते हैं कि यहाँ पर शासक ही नहीं थे, अगर कोई शासक नहीं था तो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, ये हो सकता है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, छोटे छोटे शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि ने अपने अलग अलग राजा होते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने माना है। और कुछ यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं और में समानताओं और नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार और निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अब यहाँ पर इतिहासकार अपने अलग अलग मत पे बढ़ जा रहे हैं। कुछ इतिहासकार मान रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और कुछ यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर कई राजा होते थे और कुछ यहाँ मान रहे हैं कि सिर्फ एक ही यहाँ पर शासक होता था। तो तीन यहाँ पर शाखाएं आपको देखने को मिल जाती हैं इतिहासकारों में। ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ एक राजपुरोहित है, राजपुरोहित की मूर्ति है। राजपुरोहित, ये राजपुरोहित की मूर्ति है। यहीं से इन्होंने अनुमान लगाया है कि कोई एक व्यक्ति जो है सेंटर में रहा होगा। हालांकि इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। तो इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से जाना, समझा। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा बहुत इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इस लेक्चर में हमने देखा। तो इसमें हमने आज सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा। अगर किसी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखना है तो उसके हम शव को देखेंगे, कब्रों को देखेंगे। कब्रों से ही हमको डेली यूज की चीज़ें मिलती हैं और विलासिता की चीज़ें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। तो इससे सामाजिक चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं और उस सभ्यता का कैसे किसी दूसरे सभ्यता से संबंध रहा हो उसको हम मुद्रा के माध्यम से समझ सकते हैं। वस्तुओं से पता लगा सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमको मिलती हैं उससे पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा लिपि के बारे में, लिपि से हम पता लगा सकते हैं और मोहरों और बाटों से पता लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इस 3 टॉपिक को कवर किया है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम शासन प्रणाली को देखेंगे और शासन प्रणाली के साथ ही साथ शासन प्रणाली को हमने फिलहाल देख लिया है, लेकिन इसको हम फिर से देखेंगे और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ और खोज के आधार पर जो वस्तुएं मिलती हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसका हम अगले चैप्टर में अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ को मैं अच्छे तरीके से ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा और खूब अच्छे से पढ़िए। कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है तो आप हमसे बेझिझक कभी भी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से चीज़ों को पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही आप एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और एग्जाम हंट सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही आपको एग्जाम हंट देखने को मिलेगा। ये लोगो है, लोगो आपको देखने को मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल और ईमेल से लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद वहीं पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। जब आप जाएंगे फ्री सेक्शन में, फ्री कंटेंट में, तो फ्री कंटेंट में आप जाएंगे तो वहीं पर आपको पूरा फोल्डर बना हुआ है, तो फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक आपको दे रहा हूँ, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
वहीं पर आपको और डेली जो है क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, क्या टॉपिक होने वाला है, कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप हमको वहाँ पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लेक्चर कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे बेझिझक मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।